बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म ये भी हॉलमार्क है न्यूक्लियस की। इसमें क्या कहते हैं कि नॉर्मली जो होता है हमारे साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सही है। ये ऑक्सीजन आकर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक्सचेंज हो जाता है, सही है। और आखिर में ये वही चीज़ें जो होती है वो क्रेब्स साइकिल को एंटर कर देती है, और क्रेब्स साइकिल के बाद ये एंटर कर देती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज की। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल थे उससे हम एटीपीज हासिल करें, जो कि हम डेली लाइफ प्रोसेस में फिर एनर्जी के तौर पर यूज़ कर सकें। लेकिन ट्यूमर के प्रोसेस में क्या होता है कि ये बात थोड़ी अलग होती है। हमारे साथ बहुत ही ऑक्सीजन पड़ा रहता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को ड्राइव करता है। लेकिन ट्यूमर सेल में ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं कि ये आगे जो क्रेब्स साइकिल्स होते हैं उसमें कंपोनेंट्स को, जो ग्लूकोज से कंपोनेंट्स बनते हैं उनको क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होने नहीं देते, जिसकी वजह से जो एम्पल ऑफ एटीपीज बनते थे वो फिर नहीं बनेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस की थ्रू कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल में, जिस तरह लैक्टोज है, पायरुवेट है, फास्फोइनोल पायरुवेट है। और ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेल की उन कंपोनेंट्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प कर देते हैं। मतलब ये है कि ट्यूमर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, डिवीजन ऑफ सेल के लिए। जबकि नॉर्मली सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल की करता है किस चीज़ के लिए, एटीपीज की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर एटीपीज कम बनेंगे तो वो सेल को एक सिग्नल देगा कि और ग्लूकोज के एब्जॉर्ब करो, तो फिर जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी वो बढ़ जाएंगी। तो ट्यूमर में ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस में, सही है। और वो फिर क्रेब्स साइकिल को एंटर नहीं करते, और इसके साथ जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होता है या अपटेक होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि डिवीजन ऑफ सेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब नॉर्मली जो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हम एनारोबिक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एरोबिक है, इसलिए इसको एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, और इसको वरबर्ग इफेक्ट्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये वरबर्ग साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू क्या था, गोल्ड वो नोबेल प्राइज़ भी लिया था। तो वरवर इफेक्ट को एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या एरोबिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और इसको ग्लूकोज हंगर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक होता है, सही है। इसमें क्या करता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, जिससे बनते हैं एटीपीज की टू मालिक्यूल, नेट टू मालिक्यूल, जिसमें एटीपीज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया। क्योंकि नॉर्मली अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन क्रेब्स साइकिल से पास होता था ये 38 नेट एटीपीज बनाते थे, लेकिन अभी 2 एटीपीज बनाते हैं, सही है। वो भी जो ग्लाइकोलिसिस में ही बनती है। फिर हम क्या कर देते हैं कि इसके लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, इस या पीईटी। इसके प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को हम फ्लोरेसेंट करते हैं, 18F फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज बना देते हैं। फिर हम ये बॉडी को जब दे देते हैं तो जहाँ पर ट्यूमर होगा, जाहिर बात है ट्यूमर जो होता है उसके साथ ग्लूकोज हंगर होता है, वो इसको अपने तरफ खींच लेगा, सही है। जब वो अपनी तरफ खींच लेगा तो वो जो जगह होती है ट्यूमर के वो ब्लैक एंड हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ पर ब्लैक कलर बनाते हैं। ये जो ब्लैक एंड कलर होते हैं फिर हम इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं बाई एमिशन ऑफ रेज, क्योंकि वहाँ पर ये जो फ्लोरेसेंट ग्लूकोज होगा फिर ये क्या कर देता है, ये भी एमिशन करेगा, विजुअलाइज होगा स्कैनिंग के साथ। अगर विजुअलाइज हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे कि पीईटी क्या है, ये पॉजिटिव है, सही है। और अगर विजुअलाइज नहीं हुआ फिर हम इसको कहेंगे कि पीईटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, सही है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि ट्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ट्यूमर एग्जिस्ट करता है। अब क्या हुआ कि जो वर्बेक का इफेक्ट था पहले ये बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया, सही है, उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया गया। लेकिन बाद में जब इन्होंने कैंसर की स्टडी की तो इनको पता चला कि कैंसर की जो सेल्स होते हैं, सही है, वो क्यों इनसफिशिएंट ग्लाइकोलिसिस पर डिपेंड करता है। वाई नॉट की पूरी 36 एटीपीज क्यों नहीं बनाती, सही है। इसी तरह एक और बात की कि जो वर्बर मेटाबॉलिज्म था, सही है, या वर्बर इफेक्ट था, ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये इस तरह सीक्वेंस एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर गया, वहाँ पर इसने 2 एटीपीज जनरेट किया। टोटल 4 एटीपीज जनरेट होते हैं, लेकिन नेट 2 एटीपीज जनरेट होते हैं। अगर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में चला जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाता तो फिर ये 36 एटीपीज बना सकता था, लेकिन नहीं, ये आकर इस 2 एटीपीज को एरोबिक फर्मेंटेशन में पैदा करता था। अब क्यों इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स बनाते थे, और ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स बनाते थे जो सेल के डिवीजन के लिए क्या थे, ज़रूरी थी। अब सेल के डिवीजन कौन करते हैं, एक नॉर्मल प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में होती है, सही है, और दूसरा ट्यूमर की सेल्स या कैंसर की सेल्स होती हैं।
अब ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स है ये कौन-कौन से हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सेल के डिवीजन में, और ये डुप्लीकेट होते हैं जब एक सेल डिवीजन में पास होता है, यानी कि एरोबिक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से बनती है। तो ये सेलुलर कंपोनेंट्स के हैं, डीएनए, आरएनए है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे है। और ये सब के सब क्या है, कार्बन मेयोटिज़ है, मतलब ये इसमें कार्बन के पार्ट होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन और क्रेब्स साइकिल है, वहाँ पर ये कार्बन मेयोटिज़ नहीं बनते जो कि इन चीज़ों को बनाए, और वो ज़रूरी है ये सेलुलर कंपोनेंट किस चीज़ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, इसलिए इसको हम क्या देते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती सेल के डिवीजन के लिए, सिंपली ये बात ऐसी है। लेकिन जो हमारा वो है ना एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से ये फिर भी कुछ ना कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाते हैं और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में शंट कर देते हैं ताकि वो थोड़े से एटीपीज की प्रोडक्शन करे, जिस तरह 4 एटीपीज की प्रोडक्शन है। और ये एटीपीज जो होते हैं एक सेल की ग्रोथ के लिए नॉर्मल रहती है, मतलब ऑप्टिमम रहती है, इस पर ग्रोथ हो सकता है एक सेल की। इसके अलावा अगर लिपिड्स को हम दे दें तो ये किस किस चीज़ से बनता है, एसिटाइल CoA से बनता है, ऐसे ही। और वो एसिटाइल CoA भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ी सा शंट करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन जो होता है सेल के डिवीजन में, वो प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स होना चाहिए, ना कि वो हमारे लिए एटीपी प्रोड्यूस करे। थोड़े से एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, वो वैसे भी वहाँ पर जो होते हैं पैदा होते हैं, सही है। अब सेलुलर कंपोनेंट्स ये वीडियो में नहीं आया, आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, लिपिड्स है और ऑर्गेनेल्स है। अब एक क्वेश्चन किया गया है कि किस तरह एक सेल अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, रीप्रोग्राम कर देते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन में, ये किस तरह करते हैं। तो इसको फिर आंसर दिया जाता है कि क्या होता है जब एक नॉर्मल सेल डिवाइड होता है 1 से 2 में, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, सही है, ताकि सेलुलर कंपोनेंट्स को पैदा करे इंस्टेड ऑफ एटीपीज। अब जब एक सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया और वो अपना ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, तो ये जो पाथवे होता है ये वापस रिप्रोग्राम्ड हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट कर देता है और एटीपीज बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और या जो कैंसरस सेल्स होती है वो तो मुसलसल डिवीजन करता है, तो कैंसर सेल्स जो होते हैं उसमें म्यूटेशन होता है ऑन्कोजीन्स में और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। और ये जो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ग्रोथ सिग्नलिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या ग्रोथ सिग्नलिंग होते हैं या प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग होते हैं, इनके दरमियान और मेटाबॉलिज्म के दरमियान क्या होते हैं, क्रॉस टॉक होता है। कहते हैं कि हाँ अभी हमने जो होते हैं ना बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि ग्रोथ फैक्टर उसको कहते हैं कि अभी डिवीजन की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म शंट हो जाता है। ग्रोथ फैक्टर उसे कहते हैं कि हाँ डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी कम होता हूँ, मेटाबॉलिज्म वापस रिप्रोग्राम्ड हो जाते हैं और नॉर्मली एटीपीज प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरह होते हैं, सही है। क्या होता है कि एक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे, इस पर पहले बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ग्रोथ फैक्टर आ जाता है या प्रो ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन में ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स के साथ मिल जाता है, सही है। फिर वो क्या कर देते हैं, RTK उस रिसेप्टर का नाम है, ये जाकर सिग्नल दे देते हैं अंदर की तरफ PI3 काइनेज को, सही है, फास्फोइंसिटोल ट्राइफॉस्फेटेस काइनेज को। फिर ये अंदर एक और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को दे देते हैं सिग्नल, जिसको कहते हैं AKT। ये AKT फिर क्या कर देते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में जो ग्लूकोज चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। जब वो ओपन कर देते हैं ग्लूकोज की अपटेक जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लेने लगता है और इस तरह ग्लाइकोलिटिक पाथवे भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड होते हैं, वो अभी यहाँ पर है। और इस तरह ग्लूको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह PEP है, फास्फोइंसिटोल फॉस्फेट है, ये क्या नाम है, सॉरी फास्फोइनोल पायरुवेट सी है। इसके अलावा ये आगे जाकर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सी है उसके अंदर सिग्नल दे देते हैं पायरुवेट काइनेज को और इसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। नॉर्मली ये पायरुवेट काइनेज क्या करते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करता था पायरुवेट में, सी है। लेकिन अब ये पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये वहाँ पर रहेगा और इस तरह मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बनना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। इस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह क्या है, DNA है, RNA है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी स्टार्ट होता है जिसमें RNA वगैरह आता है, अमीनो एसिड की सिंथेसिस भी होता है, प्रोटीन जिसमें आते हैं, लिपोसिंथेसिस भी होते हैं यानी कि लिपिड्स की प्रोडक्शन भी होती है, सही है। दूसरी मैकेनिज्म जो है उसमें आता है रास सिग्नलिंग पाथवे। अब रास सिग्नलिंग पाथवे क्या है, डिफरेंट प्रो ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, वो जाकर रास प्रोटीन की प्रोडक्शन कर देते हैं। रास प्रोटीन क्या था,
ये क्या करता है, ये ग्लूकोज चैनल को उसी तरह यहाँ पर ओपन कर देते हैं और ग्लूकोज की अपटेक स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये मैकेनिज्म फिर से एक एग्जैजरेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जो क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस को करते हैं, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर फिर ये शंटिंग अप पाथवे करते हैं, मतलब ये कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बनाते हैं लेकिन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं करते, और वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट फिर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस करेगा। इसके बाद एक और जीन आ जाता है जिसका नाम है माइक जीन, सही है, या मिक। अब ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा, ये ग्रोथ पाथवे को एक्टिवेट कर देगा, वो जाकर न्यूक्लियस को सिग्नल देगा कि मिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन करो, वो मिक प्रोटीन बनाएगा। अब ये मिक प्रोटीन क्या करते हैं, ग्लूटामिन की यूटिलाइजेशन इंक्रीज करते हैं बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बी कहते हैं कि मिक प्रोटीन दो और काम करते हैं, एक ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं जिस तरह यहाँ पर थी, सही है, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस को और इंक्रीज कर देता है, सही है, और इसके अलावा ये ग्लूटामिनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये ग्लूटामिनेज एंजाइम वही ग्लूटामिन की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, और ये ग्लूटामिन क्या करता है, आगे माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो कि क्या है, कार्बन मियोसिस है, और इसकी कार्बन मियोसिस की से फिर बायोसिंथेसिस होता है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। अब बुक के डायग्राम से देख देते, सही है, ये एक नॉर्मल सेल है या ट्यूमर सेल है। नॉर्मल सेल में कौन सा होगा, जो डिवीजन करते हैं, प्लोरिफरेटिंग सेल्स होती है या एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है, सही है। ग्रोथ फैक्टर आ गया, वो अपने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स आरटीके से मिल गए, आगे इसने जाकर PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया, वो जाकर एक AT मालिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं। अब ये एक AT मालिक्यूल एक तरफ देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल, और दूसरी तरफ दे देते हैं ग्लूकोज के चैनल को, उसको ओपन करते हैं, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जब इंक्रीज होती है, वहाँ पर ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स बन जाएगी, वो भी सिग्नल देंगे किस चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सही है। दूसरी तरफ जो ग्रोथ फैक्टर था वो आकर आरटीके रिसेप्टर के साथ मिल गया और माइक जीन या मिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज किया। मिक जीन ने एक तरफ सिग्नल देते किस चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ को, और दूसरी तरफ उसने क्या किया, ग्लूटामिन की चैनल्स को ओपन किया सेल मेम्ब्रेन में, और ग्लूटामिन की एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन इंक्रीज किया। अब जब इस माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल मिल गई, अपने माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक्स बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबोलाइट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट लाइपोजेनेसिस, लिपिड की सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, सही है। जब इन सब चीज़ों की सिंथेसिस हो जाएगी, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा सेल की, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होते हैं सेल की डिवीजन के लिए। अब लास्टली अभी तक हमने जो पढ़ा ये क्या था, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में आता था, यानी कि ग्रोथ को सपोर्ट करता था। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इसमें दो है, एक को कहते हैं NF1, दूसरे को कहते हैं P10, सही है। ये क्या कर देते हैं, एक इनहिबिटरी सिग्नल भेज देते हैं, जो रास जो ऑन्कोप्रोटीन था न्यूक्लियस को सिग्नल देता था, इसको इनहिबिट कर देता है, सही है। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो ये वर्बर के इफेक्ट की अपोजिशन करेगा, क्योंकि रास किस में इन्वॉल्व था, वर्बर इफेक्ट की फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व था, सही है, उसको सपोर्ट करता था। इसके अलावा एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53। ये क्या करता है, P53 प्रोटीन बना देता है और वो जाकर ऐसे जीन्स को इनहिबिट कर देता है जो मेटाबॉलिक पाथवे को सपोर्ट करते हैं। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते थे ग्रोथ को, अब ये ग्रोथ सपोर्ट नहीं होगा, मेटाबॉलिक पाथवे सपोर्ट नहीं होंगे, सही है। और ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या करते थे नॉर्मली, ये मैक्रोमोलेक्यूल जिस तरह ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता था, ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करता था, लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, या NADPH की प्रोडक्शन करता है, ये सारे क्या है, NADPH एक कोफैक्टर है, सही है। ये सब ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन उसको क्या करेगा, इसको इसकी अपोजिशन करेगा। लेकिन अगर इसमें क्या आ जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए, तब फिर हमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे और ये इनहिबिशन नहीं होगा और वर्बर इफेक्ट जो होता है वो सपोर्ट होगा।